बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर फाइन, डूइंग गुड, डूइंग ग्रेट जॉब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नो प्रॉब्लम मशूद। अच्छा जी, चलें, दैट्स गुड। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर फाइन। अल्लाह का शुक्र था नईम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी समर, बिल्कुल आपका मैसेज मिला है। ओके गुड। सो today what we are going to do, first in the first phase I am going to discuss if there is any confusion in question number 11. If you want to ask any transaction in question number 11, please, you are welcome to ask any question related to question number 11 transaction. सर जी एक चीज पूछनी है मुझे। जी फरमाइए। सर हम लोग को कैश पे जब अफेक्ट पड़ता है जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस में कैश लिखा हो, वरना नहीं फर्क पड़ेगा। सिर्फ कैश का वर्ड नहीं, कैश का वर्ड लिखा हो या PAID पेड लिखा हो या RECEIVE रिसीव या कलेक्ट लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब भी कैश आ रहा है या जा रहा है, राइट? ठीक है, लेकिन सर तो इसमें कैश पे टू क्रेडिटर के अंदर 6,000 माइनस होगा कैश में से। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप क्रेडिटर को कैश पेड अदा कर रही हैं, आप देखें ना, इसमें कैश का वर्ड ना भी लिखा हो, बस इतना लिखा हो, पेड टू द क्रेडिटर्स, पेड टू सप्लायर, तो हम समझ जाएंगे कि सप्लायर कौन, जिससे हमने माल खरीदा था, आज हम उसे पेड अदा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसे चेक दे रहे होंगे, कैश दे रहे होंगे, बैंक से पैसे दे रहे होंगे, कोई तो तरीका होगा। तो जब कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड कैश दिया, तो हम कैश को कहेंगे डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी डिक्रीज। ओके सर, यस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शाह सेट सर 7 वाला एक बार बता दें। सैलरी ₹4,000 रिमेन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बताओ शाह, अनम्यूट करके फौरन। सर ड्यू। ड्यू, अनपेड, पेबल, इसका मतलब है सैलरी अभी भी, रिमेन्स अभी भी बाकी है अदा करना, वाजिब है अदा करना, अभी तक अदा नहीं की, तो इसका मतलब है, क्यों बता रहा है वो कि सैलरी वाजिब हो गई है। कब होती है वाजिब आप पर सैलरी? मुलाजिम को जिस दिन आप जॉब पे रखते हैं उसी दिन आप पे सैलरी देना वाजिब हो जाती है, बताइए शास। नहीं सर, जब वो एक जब महीना वो हमें एक अपनी महीना पूरी सर्विस दे देते हैं। एक्सीलेंट, इसका मतलब है जब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि सैलरी अब हम पर वाजिब हो गई है, इट मींस वी हैव रिसीव सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉइज ₹4,000, दैट मींस वी आर लायबल टू पे ₹4,000 टू आवर एम्प्लॉइज। आरिफा, yesterday you were absent। अच्छा हाँ शास, इज इट ओके, इज इट क्लियर? जी सर। ओके मेरा बेटा, तो हमने कहा सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और हमारे पास से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, पैसे गए नहीं है आज, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, खर्चा बढ़ा, क्योंकि हमने काम करवा लिया, बेनिफिट मिल गया, इट मींस एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, बेनिफिट मिल गया, खर्चा हो गया, बट पैसे तो गए नहीं अभी, तो इसका मतलब है पैसे हम पर अदा करना वाजिब। जी मनाहिल, बिल्कुल मुझे पता है। और आरिफा से मैंने पूछा, आरिफा यस्टरडे यू वर एब्सेंट? यस सर, आई वाज एब्सेंट। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये खत्म करके ना ये डिस्कशन फिर मैं जरा अटेंडेंस पे बात कर लेता हूँ। जब एक्सपेंस होगा तो कैपिटल पे इफेक्ट होगा। देखें हफ्सा, इस बात को समझ लीजिए, whenever the question has option to show expense and revenues, whenever the question has option to show the effect of expense and revenue, then definitely you will show effect of expense in the expense column.
but in this question there is no expense and revenue column. तो अब एक्सपेंस और रेवेन्यू का इफेक्ट किस पर दिखाएं? वेरी सिंपल, बस यही बात हुई थी कल हमारी। कल आप थी क्लास में मौजूद हफ्सा? हफ्सा कल आप मौजूद थी? अच्छा ओके, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? ऑल आर क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबने क्वेश्चन देख लिया है, रिव्यू हो गया है? ओके अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ओके, टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस। अब्दुल मोइज, माहम टेबल क्यों दिखा दूं? पहले तो ये बताओ, बुक है आपके पास या अभी तक बुक परचेज नहीं हुई है? एक मिनट अब्दुल मोइज, अभी मैं दोबारा अटेंडेंस मार्क करवाऊंगा आपसे। पहले जरा मैं माहम से बात कर लूं। माहम जरा, ऐसा तो नहीं हो सकता अभी तक बुक अवेलेबल ना हो मार्केट में? नहीं, माजरत चाहता हूं मैं। वेरी गुड मनाहिल, आपने तो महफिल ही लूट ली है क्वेश्चन पूछ के कि अकाउंट्स की कौन कौन सी बुक्स हैं। जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आगे से ये भी लिख दिया कि पेटी वाला है या कोई और भी है? पेटी वाला है फिलहाल, पेटी वाला बुक आपके पास है एक, ये काफी है। इसके साथ और जो बुक्स चाहिए होंगी मैं बता दूंगा। जब आप लोग कॉलेज आएंगे, लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, आपको उनसे मैं एडिशनल रीडिंग करवा दूंगा। इतनी सारी बुक्स खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा, आप परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे। माहम मुझे जरा प्लीज ये बता दें कि वो कहाँ ढूंढ रहे हैं आपके फादर? आपके फादर कौन सी जगहों पे, कौन से बुक स्टॉल्स पे देख रहे हैं? मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें, आप मुझे अलग से बता दें, मैं आपको गाइड कर दूं। ये तो तारिक बुक शॉप्स होती हैं और उर्दू बाजार, दोनों जगह चेक कर लिया है 2-3 बार और उर्दू अवेलेबल बाजार, नहीं है। मेन उर्दू बाजार की बात कर रही हैं आप? जी मेन उर्दू बाजार में, ये मेन उर्दू बाजार के पास जो है एक फ्रेस्को की शॉप है, थोड़ा सा आगे जाके। फ्रेस्को स्वीट्स बहुत फेमस है, सही है? अगर आपके फादर वहां तक गए तो डेफिनेटली उन्हें पता होगा। फ्रेस्को के नाम से एक स्वीट्स है, फ्रेस्को स्वीट्स के नाम से। उसके बिल्कुल पीछे पेटी वाला बुक डिपोट का जो है ना, वो ओरिजिनल शॉप है, वहां उनकी अपनी शॉप है। जब वहां तक उर्दू बाजार तक जा रहे हैं तो फ्रेस्को भी वहां से 5 मिनट के डिस्टेंस पे, उसके बिल्कुल पीछे पेटी वाला बुक डिपोट की शॉप है, और वहां से आप ये बुक हासिल कर सकते हैं बंस रोड पर एग्जैक्टली अबीर। ठीक है, लेकिन इतनी दूर जा रहे हैं आप, आपके इलाकों में भी आप जहाँ रहते हैं वहां पर भी अवेलेबल है, अब नहीं है तो मेरी समझ नहीं आ रही है कि क्या इशू है। लेकिन बहरहाल बहुत इजीली बुक मिल जाती है, मैंने आज तक कभी इसमें कोई इतना हर्डल्स देखे नहीं, लोगों को इतनी परेशानी हुई हो। बहरहाल चलें ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन इसको प्लीज जरा ओवरकम करें जल्द से जल्द। बुक ना होने की वजह से आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आपको आइडिया भी नहीं है। जी फातिमा बोलें फटाफट। सर वो आपने जो असाइनमेंट दिया था तो उसमें मतलब जिसमें हमें अकाउंट्स के नेम बताने थे तो उसमें आ रहा एक ना नंबर 8 वाला था। आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ, पहले ये फिनिश करने दें मुझे, ठीक है? अच्छा बताइए, बाकी लोग बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्वेश्चन 9 में कुछ पूछना है आप लोगों ने? क्वेश्चन 9 में कोई पॉइंट पूछना है? मशहूद साहब कह रहे हैं उर्दू बाजार 3 नोट्स, उर्दू बाजार 3 नंबर पे अवेलेबल है नहीं। क्या कह रहे हैं? 3 नंबर समझ नहीं आया मोहम्मद मशहूद साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये अनम्यूट करके बोलें। सर मैं वो पहले की बात का कर रहा था, नहीं जो है वो आपने जो है वो मिक्स हो गया। नहीं तो मैं उसका कह रहा था कि आप पूछ रहे थे कि कोई डाउट तो नहीं है, तो मैं उसको कह रहा था अच्छा नहीं कोई ओके डाउट नहीं ओके, है। और आप कह रहे हैं उर्दू बाजार नंबर 3 पे अवेलेबल। नंबर 3 से मुराद जी क्या है? ये कोई जगह है? ये 3 नंबर, जी जी 3 नंबर नाजमाबाद। 3 नंबर नाजमाबाद पे अवेलेबल है। ओके थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, तो उर्दू बाजार नाजमाबाद नंबर 3 पर भी अवेलेबल हैं ये बुक्स, और मेन उर्दू बाजार में भी हैं अरमान सेट। बहरहाल अब उनके फादर को नहीं मिल रही तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ा सा गाइड कर दिया है, बता दिया है, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पेटी वाला का नंबर शेयर कर दें, जो बुक पे लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, तो वो पेटी वाला पे फ़ोन नंबर करके भी पूछा जा सकता है कि जी आपकी बुक कहाँ अवेलेबल है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है।
अच्छा जी, आप आगे बढ़ जाएं और इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछें फटाफट जल्दी से। फातिमा, अब्दुल मोइस, अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा अब्दुल मोइस, ये पूछ रहा हूँ कि कुछ पूछना है, पहले ये बताओ। फलक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अरीबा, एनी क्वेश्चन? महक आदिल, शुएब साहब, रिजा, जिसका नाम ले रहा हूं उसके पास क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए। तारिक आजम साहब, अच्छा चलें तारिक आजम साहब फिर अनम्यूट कीजिए, शाबाश। इफ यू हैव नो क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तारिक आजम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? खुश हैं? ठीक हूँ सर। गुड, वेरी गुड। तारिक आजम साहब ये बताइए कि ये एक पॉइंट है जनाब आली, पॉइंट नंबर 6 नहीं बल्कि 8 सॉरी, पॉइंट नंबर 8 यहाँ लिखा है पेड ₹800 एज प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। थोड़ा सा जरा इसको सर एक्सप्लेन करें, शाबाश। सर इसमें एस जो है इंश्योरेंस 800 रुपये इंश्योरेंस दिए सर ना। अच्छा ठीक है, पेड के कैश है सर। अच्छा कैश दिया है, ठीक है, पहला इफेक्ट कैश पर हो गया, राइट। और यस, और दूसरा और एक्सपेंस हो गया सर। एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस हो गया, हाँ सर कैश दिया एक्सपेंस होगा। कैश दिया तो एक्सपेंस होगा, क्या कैश के देने से एक्सपेंस होता है? ये कंडीशन है। नहीं सर कंडीशन तो नहीं सही। वेरी गुड, ऐसा एक्सीलेंट। होता हाँ कैश का देना, है कैश का हो देना जाता या है। ना देना कंडीशन नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था सैलरी आउटस्टैंडिंग, पैसे तो नहीं दिए थे बट सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम वी हैव रिसीव्ड सर्विसेज, तो हमारा एक्सपेंस हो रहा था और हम पर सैलरी पे देना करना है सर। वाजिब थी। ऐसा ही है तारिका? वाजिब। अच्छा, अब यहाँ यस पर सर ऐसा ही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 800 रुपीज प्रीमियम पे किया है तो कैश हमारे पास से गया, तो क्या कैश का जाना इस बात की अलामत है कि Yes. एक्सपेंस है? आपने कहा नहीं सर जरूरी नहीं है, कैश जाए तो एक्सपेंस हो। तो जरा सोच के बताएं ना, ये किस चीज के पैसे दिए हैं सर? ये जरा थोड़ा गौर तो कीजिए इस पे। सर इंश्योरेंस के पैसे दिए सर। किस चीज की इंश्योरेंस है सर? गौर तो करें। सर ये प्रीमियम ऑफ लाइफ ये कुछ है सर। समझ आ रहा है किस चीज की इंश्योरेंस है? नहीं सर ये प्रीमियम यहाँ पे कुछ लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चले मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर, इसलिए तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई लफ्ज समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछें, लेकिन अब आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया और इत्तेफाक से आपसे पूछ लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से भी पूछ सकता था ये बात। अब आपने कह दिया तो चले मैं खुद बता देता हूँ, बाकी सब लोग भी थोड़ा सा जरा कंफ्यूज हैं, अब उन्हें याद आया कि ओहो ये पूछ लेना चाहिए। प्रीमियम कहते हैं, ठीक है तारिक आजम साहब अब आप म्यूट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके जरूर बात कीजिएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीमियम इज बेसिकली इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम इज बेसिकली अमाउंट यू पे वन टाइम। आसान लफ्जों में जो हम इंश्योरेंस के पैसे एक बार में अदा करते हैं, साल में एक मरतबा अदा करते हैं, महीने में एक बार अदा करते हैं, उसको कहते हैं प्रीमियम। इंश्योरेंस का प्रीमियम कहते हैं उसे। फिर दोबारा समझा रहा हूं अगर आप कंफ्यूज हैं, पहले वर्ड्स की मीनिंग समझें फिर इस पे बात करेंगे। किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज का इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस, मनाहिल देखो यहाँ क्लियरली लिखा है लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूंगा, लेकिन पहले वर्ड प्रीमियम समझा दूं। देखो अक्सा ने मुझे एक डेफिनेशन भेजी, प्रीमियम इज बेसिकली एन अमाउंट टू बी पेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा अब देखो अक्सा बात यह है कि क्या ये अमाउंट वन टाइम पे होती है? नहीं, अगर हमने 5 साल की इंश्योरेंस करवाई है तो हम हर साल इस प्रीमियम को पे करते हैं। और कब तक पे करते हैं? अप टू 5 इयर्स। इट मींस जो इंश्योरेंस करवाने के बाद हम एक अमाउंट पे करें हर ईयर, हर 6 मंथ पर, हर महीने, जैसे भी हमने टर्म्स तय किए हों, तो हम उस अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। यहां तक तो क्लियर है? पहले ये बता दो सब। यस, डिपेंड ऑन द डील।
अगर हमने बोला है हम ईयरली पे करेंगे तो इसका मतलब है ईयरली प्रीमियम जाएगा, हम मंथली पे करेंगे मंथली प्रीमियम जाएगा। आइदर इट इज लाइफ इंश्योरेंस, आइदर इट इज व्हीकल इंश्योरेंस, आइदर इट इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कुछ भी हो, मैं तो उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज प्रीमियम। बेसिकली प्रीमियम इज द अमाउंट विच इज पेड वंस अ ईयर, वंस अ मंथ, once बाय मंथली, बाय एनुअली, जिस तरह से भी पे की जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डील विद द कंपनी। सही है फातिमा, बिल्कुल सही। अच्छा, अब प्रीमियम क्लियर होने के बाद आगे बात करता हूँ। कहता है पेड ₹800 एज प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो भाई एजम्पशन तो यहाँ बहुत सारी लग सकती हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी से इसको क्लियर करता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो क्या ये व्हीकल की इंश्योरेंस हो रही है, क्या ये बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो रही है, क्या ये मशीन की इंश्योरेंस हो रही है? नहीं। एक्सीलेंट रिजा, आपने तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, बेहतरीन बोला। अभी मैं शेयर करूंगा सबके साथ, लेकिन मैं चाहता हूं बाकी लोग भी सोचें इस बात को। जी, इलियान ने भी कुछ अच्छा लिखा, बेहतरीन, जबरदस्त। मनाहिल, तुमने भी बेहतरीन बात कर दी, बात ही खत्म हो गई अब तो, जबरदस्त। हाँ, अच्छा, राविया ने वो बात की जो सेकंड, यानी जो सेकंड ऑप्शन हो सकता है। अब सुने मेरी बात, अब सब मेरी बात ध्यान से सुने, अब रुक जाएं 1 मिनट के लिए, मेरी बात ध्यान से सुने। देखें, बात यह है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो होती है, या तो वो बिजनेस के मालिक की हो रही होगी या फिर बिजनेस के एम्प्लॉयज की हो रही होगी, ये बात तो तय हो गई। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर वो बिजनेस के एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस हम पॉलिसी करवा के पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बिजनेस का तो क्या हो रहा है, बोलें? खर्चा। बेहतरीन जवाब। डायरेक्ट लॉस ना बोलो, बुरी बात होती है भाई, पहले खर्चा बोलते हैं, खर्चे के बाद लॉस। लॉस एक अलग चीज है, खर्चा एक अलग चीज है। महक आदिल, कहाँ एसेट पे चली गई आप? कैश तो डेफिनेटली जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, मैंने कब बोला नहीं हो रहा? हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं बेटा। फातिमा जहरा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर खुद अपनी जेब से अदा कर रही है तो कंपनी भी पे कर सकती है। कंपनी कहती है हम आपका लाइफ इंश्योरेंस पे करेंगे, तो क्या हम सर मना कर लेकिन देते हैं? कंपनी भी ऐसे ही पे करती है ना कि वो हमारी सैलरी से डिडक्ट कर देती है वो नहीं, अमाउंट। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि अगर कंपनी बोल रही है नहीं हम आपकी सैलरी से डिडक्ट नहीं करेंगे, हम पे करेंगे, या हम आपको एक्स्ट्रा पर्क्स दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, आपकी सैलरी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतनी ही मिलेगी, और उसके अलावा आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी हम पे करेंगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी हम पे करेंगे। खुदा ना खास्ता आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप जाके अपना हॉस्पिटल से इलाज करवाइए, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस भी हम करवा रहे हैं। कौन पे कर रहा है ये सारी अमाउंट? कंपनी, और कंपनी अपने पास से दे रही है, हमारी सैलरी से डिडक्ट नहीं कर रही। सही है फातिमा, क्लियर हुई मेरी बात? आप जो कह रही हैं मैं जी उसको गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रही हैं वो भी हो सकता है और जो मैं कह रहा हूं वो भी हो सकता है। यानी कंपनी कहती है ठीक है भाई हम तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस पे करेंगे लेकिन हम तुम्हारी सैलरी से पैसे काटेंगे। कहीं ये भी हो सकता है कंपनी कहे हम लाइफ इंश्योरेंस ₹1000 है तुम्हारी, तो ₹500 हम पे करेंगे, ₹500 हम आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे। क्या ख्याल है? Zahra, sorry, I was not able to participate because my treatment was going on, but I was okay. Okay, Zahra, are you fine? अच्छा, ओके 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 मेरा बच्चा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट जरा रुकिएगा प्लीज।
जी मेरे बच्चों, तो मुझे ये बताइए, लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज की अगर पे हो, भाई देखें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, आप मेरी बात नहीं समझेंगे फायदा नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज की पे होगी, और क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है तो बिजनेस का क्या हुआ? एक्सीलेंट, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त, चैंपियन लोग, चैंपियन बच्चे हमारे। खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस लिखने की यहाँ पे जगह नहीं है, तो इफेक्ट किस पे दिखा दूं? मुराद के कैपिटल पे। क्या कर दूं उसे? क्या कर दूं उसे? कम, माइनस, डिक्रीज। जबरदस्त। जिस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे आप तमाम लोगों को, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप अपनी जात के लिए। मुझे तो सिर्फ खुशी महसूस हो रही है, लेकिन आपके माँ बाप के पैसे हलाल हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके माँ बाप के पैसे हलाल हो रहे हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप वसूल कर रहे हैं अपने माँ बाप के पैसे। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नहीं अभी नहीं हुई तारिक आजम साहब। अच्छा, अब सुने, तलाल बिन आमिर साहब ने बड़े प्यार से सवाल किया, सर अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा हो तो फिर क्या होगा? इसका जवाब देंगे अरमान भाई, क्योंकि अरमान भाई हमारे थोड़े चैंपियन है अकाउंटिंग के। अरमान भाई सवाल सुन लीजिए, मैं सवाल सुनाता हूं, आप अनम्यूट करके जवाब दीजिए। अरमान भाई सवाल है तलाल बिन आमिर साहब का, वो कहते हैं सर अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा हो तो फिर क्या होगा? अरमान भाई अनम्यूट करके जवाब दीजिए। अरमान साहब, अरमान आर यू देयर? लो भाई, अरमान तो बुरा ही मान गए, अभी तक बोल ही नहीं रहे कुछ। अरमान आपकी आवाज नहीं आ रही ना बेटा हमें, आपने अनम्यूट तो कर लिया, तो बोलो तो सही कुछ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। यार इतनी देर भाई, इतनी देर नहीं हो सकती, माजरत के साथ। देखें टाइम, हाँ माइक तो हिला, मुझे आवाज नहीं आ रही, या फिर आप लोगों को आवाज आ रही है अरमान की? मुझे आवाज नहीं आ रही अरमान की, आप लोगों को आवाज आ रही है अरमान की? नहीं, किसी को भी नहीं आ रही बेटा। मेरा बच्चा जल्दी करो अरमान। अरमान आपकी आवाज नहीं आ रही यार, देखो अपने माइक्स वगैरह को सही करो यार प्लीज यार। देखो मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरी क्लास का टाइम वेस्ट होता है, मैं ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करवाऊंगा, ठीक है? आप लोग अगर माइक वगैरह प्रॉपर नहीं कर, माइक क्या हैंड फ्री यूज कर रहे हो? हैंड फ्री निकालो। चलो महक आदिल जवाब देंगी, महक आदिल अनम्यूट करके जवाब दें। जी सर, जवाब दीजिए सवाल का, तलाल बिन आमिर। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग अकाउंटिंग जो है वो अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं है कि अगर एम्प्लॉय खुद से पे करे या फिर खुद से पे करे, तो उसका तो बिजनेस से कंसर्न ही नहीं है ना। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टू दी पॉइंट बहुत बहुत समराइज्ड आंसर दिया। आई होप के तलाल बिन आमिर साहब को समझ आ गया हो। अच्छा जी, अब आप सब देखते हैं कि ये अमाउंट यहाँ से 800 रुपीज यहाँ से डिडक्ट हुई है, कोई एतराज नहीं है। अब सुने एक और पर्सपेक्टिव इसका, एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस है। कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेजा, सर हो सकता है एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस ना करवाते हो, ये इंश्योरेंस किसकी पे की हो हमने? ये इंश्योरेंस किसकी पे की हो हमने? खुद की, ओनर की। तो एक बात बताना, क्या ओनर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो? अकाउंटिंग तो अभी भी किसके लिए हो रही है? अकाउंटिंग तो अभी भी किसके लिए हो रही है? एग्जैक्टली बिजनेस के लिए हो रही है। तो ये तो ओनर की जात से मुतालिक चीज है। पैसे कहां से जाने चाहिए थे? ओनर के, कंप्लीट माय सेंटेंस, पैसे कहां से जाने चाहिए थे? ओनर के घर से, ओनर की जेब से। सुन रहे हो मेरी बात? ओनर की जेब से जाने चाहिए थे पैसे, ओनर के घर से जाने चाहिए थे पैसे, लेकिन पैसे कहां से गए अब बताओ? ओनर की सैलरी नहीं होती अरीबा, ओनर को भी सैलरी मिलेगी क्या? तुम कोई बिजनेस करोगी तो क्या तुम उससे सैलरी लोगी? तुम बिजनेस के मालिक हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम सैलरी नहीं लोगी। हाँ जी, पैसे कहां से जाने चाहिए थे? उसकी जेब से। हाँ, लेकिन उसने पैसे कहां से दे दिए? बिजनेस से। तो इसका मतलब है ये उसने क्या कर ली? अपनी जात के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लिए। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? एक्सीलेंट, वेरी गुड, इसे कहते हैं ड्राइंग। इसका मतलब है ओनर ने ड्राइंग कर ली, और ड्राइंग बेसिकली क्या है? कैपिटल का
कॉन्ट्रा, वेरी गुड। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं कि वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और अगर वो गलत कहेंगे तो भाई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें करेक्ट करूं। और जो लोग खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हैं, जैसे मशहूद भाई हो गए, शुएब साहब हो गए, अल्लाह इनको हिदायत दे, तौफीक दे कि ये भी किसी तरह लिखें और अपनी थॉट हमसे शेयर करें। आयशा अब्दुल गफ्फार का कोई मैसेज नहीं आ रहा, शायद क्लास में नहीं होंगी। एमन भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। अबीर भाई मुस्तकिल नाराज हैं, कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही मुझे। अबीहा बहुत सारे टेक्स्ट भेजे हैं, आई थिंक आपको नहीं मिल रहे। नहीं, बिल्कुल मिल रहे हैं मुझे। अबीर साहब का नई मैसेज आया है और आयशा कह रही है सर आई एम, बस बिल्कुल ठीक है जी, आप हैं क्लास में, मैं मानता हूँ आप क्लास में हैं, आप हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है, लेकिन आप पार्टिसिपेशन में बिल्कुल भी नहीं है माजरत के साथ। आयशा मुझे तो मैसेज नजर नहीं आया आपके। अच्छा जी। और हफ्सा शुरू में सवाल करने के बाद अब आराम फरमा रही है। हमना आरिफ का एक भी मैसेज मैंने देखा नहीं, यकीनन हमना ने मैसेज किया होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे मैसेज नजर नहीं आया। जुनैद भाई क्लास में हैं और बस हैं, सही है सर मैं मैसेज तो कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ कोई मैसेज नहीं कर रहा, सब मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे सर किए हमने जवाब तो। भी दे रही हूँ। हाँ हाँ चले ठीक है भाई, एक्सेप्टेड। देखिए मैं तो क्रॉस चेक करता हूँ ना, मेरा काम है टीचर, मैं बीइंग अ टीचर क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ हर बच्चा मेरा क्लास में एक्टिव हो। अमल का एक भी मैसेज नहीं आया, आज मनाहिल ने मैसेज किए, जो भी किए हैं, अमल ने मैसेज किया होगा लेकिन मुझे तो नजर नहीं आया। अमल आप क्लास में हैं क्या? एमन सर कैन यू सी माई टेक्स्ट? यस बिल्कुल देख सकता हूँ मैं। अमल ने यस सर लिख के भेजा, वो भी नजर आ रहा है, आई एम हेयर भी नजर आ रहा है, लेकिन कोई मैसेज नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा पढ़ाई का जब मैं कोई सवाल कर रहा हूँ तो जवाब नजर नहीं आ रहा। शाज शीजा नहीं है आज भी, बड़ा अफसोस का बात है ये, मैं क्या करूं इन लोगों का। चलें जी, अच्छा एक काम करें, अटेंडेंस मार्क करें, शाबाश सब लोग। अब्दुल मोइस सबसे पहले। अल्लाह अकबर। अब्दुल मोइस साहब अटेंडेंस मार्क कीजिए। अबीहा, अबीहा का मैसेज आया पहला, इससे पहले कोई मैसेज नहीं आया अबीहा का, ये पहला मैसेज आया उनका। अबीर, एमन, सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। आप ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दें। एमन अटेंडेंस मार्क हो जाए, जरा सब्र कर लो, हौसला रखो। मोहम्मद ताहा साहब यस सर के आगे ये जो आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाई है ना, ये अपने पास संभाल के रख लें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल अटेंडेंस लगाया करें, मेरे लिए अटेंडेंस पे मार्क करते हुए परेशानी होती है, आप एब्सेंट नजर आएंगे मुझे मत बोलिएगा। शुक्रिया, सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है। अब मैं जरा पॉइंट पे बात कर लूं। अगर ये लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग है तो ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है, और वो भी कैपिटल को क्या करती है। अगर ये इंश्योरेंस ओनर की पे की गई है, तारिक आजम साहब हैं क्लास में? तारिक आजम साहब हैं? अटेंडेंस मार्क कर ली सर आपने? तारिक आजम अटेंडेंस मार्क कर लिया आपने जी? वेरी गुड, ओके। तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर ये ओनर की इंश्योरेंस है तो ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग भी तो कैपिटल को क्या करती है। तो भाई आप इसको ओनर की ड्राइंग, ओनर की इंश्योरेंस बोलें, या फिर आप इसे बिजनेस एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस बोलें, दोनों सूरतों में ये कैपिटल को क्या कर रही है, कम, डिक्रीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉइंट क्लियर हो गया। और कोई पॉइंट है जो आपने पूछना है, जल्दी बताएं, शाबाश। और कोई पॉइंट है जो आपने पूछना है? नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, टाइम अब कम है हमारे पास। पूछें जो पॉइंट है। एमन जी, एमन पूछें, अनम्यूट करें फौरन, जल्दी से सवाल पूछें, लिखने की जरूरत नहीं है। सर आई वाज आस्किंग कि इसमें जरूरी तो नहीं होता ना इंश्योरेंस में कि हम इंस्टॉलमेंट में ही करें, अगर हम लोग लंप सम कर दें तो। इंश्योरेंस बेटा जनरली अगर आपको पैसे देने का ऑप्शन दिया जाए ना आने वाले 5 साल में, तो कोई भी अक्लमंद इंसान एक साथ सारे पैसे कभी भी देना पसंद नहीं करता, वो ईयरली देना पसंद करता है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपने 5 ईयर्स में पैसे देने, तो आप कहेंगे ठीक है 5 ईयर्स में ही दूंगी, आप एक साथ पैसे पे नहीं करते। जनरली ये लेकिन देखा सर गया है। अगर कोई बहुत ज्यादा रिच हो तो
नहीं, बात ये नहीं है, जो रिच होता है वो अक्लमंद भी होता है साथ साथ। वो ये कहता है कि मैं अपना पैसा सारा एक जगह क्यों स्टक करूं, जो अमाउंट मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में पे करनी है मैं उसमें से आज फर्स्ट ईयर की पे करता हूं, बाकी 4 इयर्स की अमाउंट ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं उस अमाउंट को उठा के बैंक में रख देता हूं और मुझे उस पैसे पे क्या मिलेगा, बोलो। इंटरेस्ट। तो फिर मैं मेरा पैसा बढ़ेगा और फिर मैं जब इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, मेरे पास इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा अमाउंट आती रहेगी और मैं अगले साल एक इंश्योरेंस की एक प्रीमियम और पे कर दूंगा। तो अक्लमंद जो लोग होते हैं वो पैसे से पैसा बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको इस्लामियात नहीं पढ़ा रहा, इस्लामियात पढ़ाने लग जाऊंगा तो बोलूंगा इंटरेस्ट वगैरह सब हराम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, कि पैसे से पैसा बनाना है, पैसे को फजूल में रख के जेब में हम बढ़ा नहीं सकते, बल्कि आप तो देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। सही है, मेरा ख्याल है एमन आपको क्लियर हो गई होगी ये बात जी। सर थैंक यू। ओके, अब्दुल्ला शाहिद साहब वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट, यस एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा था। आयान सर मैं अनम्यूट कर लूं, हाँ हाँ कर लो, बोलो आयान, बोलो, शाबाश। सर आपने वो असाइनमेंट में वो 4th पॉइंट में आपने बोला था, लिखा था कि अरे उसमें assignment पे आपने ला रहा हूं। बिल किया है। आयान भाई एक मिनट अभी आप अनम्यूट ही रखें अपने आप को, कोई बात नहीं। ये बताएं कोई सवाल है इसमें से अब फर्दर? नहीं है, ओके। किसी के पास क्वेश्चन है? बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, किसी के पास कोई क्वेश्चन है अब इसमें? नहीं है तो फिर सुने, यह आ गया आपका असाइनमेंट। चलिए एमन आप भी सवाल करना चाह रही थे, आयान आप भी करना चाह रहे थे। आयान आप कर लें सवाल पहले, फिर मैं एमन से सवाल लेता हूँ, या फातिमा थी शायद, फातिमा थी और आयान। जी आयान सवाल करें अनम्यूट करके जल्दी से, शाबाश। सर 4th पॉइंट समझ नहीं आया था। 4th पॉइंट लिखा बिल्ड कस्टमर फॉर सर्विसेज परफॉर्म, यही है जी। जी। फातिमा आप फरमाइए, फिर मैं शुरू करूँ इसके ऊपर बात करना। सर 4 5 थे क्योंकि वो लिंक थे, और 8 वाला क्योंकि सर्विसेज वाले समझ नहीं आ रहे थे सिर्फ। मुझे कौन कौन से बताने हैं? 4 बताना है, 5 बताना है और 8 बताना है। ओके, मैं ये 3 पॉइंट बता देता हूँ, बाकी सब मैं तेजी से बोलता जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, जहां जो बात समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। इन्वेस्ट कैश टू स्टार्ट बिजनेस, आपने स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को कैश इन्वेस्ट किया, ओनर ने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब है कैश एसेट इंक्रीज हुआ और ओनर की इक्विटी इंक्रीज हुई। तो इसमें से जाके चेक करें, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर इक्विटी कहाँ दिया हुआ है? बी में। ये ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं, बी लिखा हुआ है इसका आंसर। फिर उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? पेड मंथली रेंट, हम क्या अदा कर रहे हैं? रेंट अदा कर रहे हैं। आप नीचे जाके ऑप्शन चेक कर लें, क्या हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस का ऑप्शन है? कहीं चेक करें, क्या हमारे पास यहाँ एक्सपेंस का ऑप्शन है? पहले ये बताएं मुझे। अब अगर एक्सपेंस का ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें क्या चाहिए? हम ये देखें कि भाई इस रेंट को अदा करने से मंथली हमारा क्या हुआ होगा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस ने हमारे कैपिटल को क्या किया होगा? डिक्रीज। तो कैपिटल भी डिक्रीज हुआ होगा और बिजनेस से क्या गया होगा? क्योंकि हम पेड अदा कर रहे हैं तो कैश भी डिक्रीज हुआ, कैश एसेट, एसेट भी डिक्रीज और ओनर इक्विटी भी डिक्रीज। समझ आती है बात या नहीं? क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन ओनर इक्विटी। इज इट क्लियर? ओके। परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, क्या खरीदा? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है हमारा? जल्दी से जवाब दें। इक्विपमेंट इज अवर, इतने कम जवाब। इक्विपमेंट इज अवर एसेट। ऑन अकाउंट, उधार पर, जिससे खरीदा उससे किया वादा, वादे का नाम ट्रेड पेएबल। क्या है हमारी? ट्रेड पेएबल। व्हाट इज ट्रेड पेएबल? अबीर आप कर रहे हैं रिप्लाई? अबीर भाई आप रिप्लाई कर रहे हैं? मशूद साहब आप रिप्लाई कर रहे हैं? खैरियत है सर? अबीर साहब आप मसरूफ हैं क्या आज? कोई बहुत मजबूरी में क्लास हो रही है आज? जी अबीर। तो फिर रिप्लाई ना करने की कोई खास वजह? मशहूद साहब रिप्लाई करने के लिए कह रहा हूं मैं तो। अच्छा चलें ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं। ओके, इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, तो ट्रेड पेबल लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कहाँ है ये पॉइंट? एसेट इंक्रीज हो और लायबिलिटी इंक्रीज हो, सी पॉइंट है। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओके,
पॉइंट नंबर 4, बिल्ड कस्टमर फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। क्या कह रहा है? बिल्ड कस्टमर्स। क्या मतलब हुआ बिल्ड कस्टमर्स का? कस्टमर को क्या भेज दिया आपने? कस्टमर को क्या भेज दिया आपने? बिल भेज दिया। रिटर्न प्रॉमिस, रिटर्न नहीं, ये वो वाला बिल नहीं है, ये कोई प्रॉमिस नहीं है। आप क्यों प्रॉमिस बनाएंगे भाई कस्टमर से? जरा सोचे, सोचिए फातिमा। बिल है सही है सर, बिल है ना तो रिटर्न, हाँ सही है, रिटर्न बिल होगा, ये बिल होगा सर। ये प्रॉमिस वाला बिल नहीं है, पहले ये समझ लें। ये प्रॉमिस वाला बिल नहीं है, ये वो बिल है जिसे हम मेमो कहते हैं, बिल कहते हैं जर्नली, जिसको हम कहते हैं कि भाई जरा बिल तो दो, ये वो वाला बिल है। सिंपल इनवॉइस, एग्जैक्टली द प्रॉपर वर्ड इज इनवॉइस। सही है। जब आप किसी शॉप से सामान खरीदते हैं तो आप कहती हैं लाइए रिसिप्ट दीजिए, लाइए आप पैसे ले रहे हैं तो इसका हमें एक प्रूफ दीजिए। तो कस्टमर को हमने बिल किया, इसका मतलब है हमने उसको बिल बना के भेज दिया। फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड, हम उसे खिदमात दे चुके हैं, हमने उसे खिदमात दे दी और हमने उसे क्या बना के भेजा? डिटेल ऑफ एक्सपेंस नहीं भाई शाज, इसमें एक्सपेंस कहां से आ गए? हमने उसे बिल बना के भेजा कि भाई हमने आपको इतने इतने रुपए की सर्विसेज दी हैं, ये पैसे आपने हमें देने। तो इसका मतलब है अब हमने उससे पैसे ले लिए, लेने हैं। तो हमारे पास पैसे लेने का क्या आया? पैसे लेने का हमारे पास क्या आया? राइट आया। क्या नाम है राइट का? बोलो। राइट। अब चाहे वो बिल रिसीवेबल हो, चाहे वो नोट रिसीवेबल हो, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हो, चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल हो, चाहे वो कमीशन रिसीवेबल हो, चाहे वो सर्विस फी रिसीवेबल हो, है वो हमारा क्या? ये बताओ मुझे, सबको छोड़ो। अक्सर थैंक यू। है वो हमारा क्या? एक्सीलेंट। है वो हमारा एसेट। क्यों भाई, एतराज है किसी को इस बात पे? जिसे है वो जल्दी से कर ले एतराज। चाहे वो बिल रिसीवेबल हो, चाहे वो नोट रिसीवेबल हो, चाहे वो कमीशन रिसीवेबल हो, चाहे वो अपना रेंट रिसीवेबल हो, कोई भी सर्विस फी रिसीवेबल हो, रिसीवेबल इज अवर एसेट। तो हमारे पास रिसीवेबल आया या गया? बोलो माहम, रिसीवेबल आया या गया? आया। रिसीवेबल एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हुआ। और हमने सर्विसेज दे दी या देंगे? बोलो, सर्विसेज दे दी या अभी देंगे? सर्विसेज दे दी, इसका मतलब है हमने पैसे हलाल कर लिए, हमने पैसे कमा लिए, हमने खिदमत दे दी, तो हमारी इनकम में होगा। लायबिलिटी कैसे रिड्यूस हो गई हेमन? क्या पहले से पैसे लेके बैठी हुई हो तुम? हाँ बताओ, पहले से पैसे लिए हुए थे तुमने? तुम बिल बना के भेज रही हो, इसका मतलब है। अच्छा मैंने नहीं कहा। अच्छा भाई फिर किसी और ने कहा होगा, मैंने तो तुम्हारा नाम देखा ऊपर। तुमने? मैंने नहीं कहा। ओफ मेरे खुदा भाई, अब मैं जाके देखूं किसने कहा। हाँ बता देता सर हूँ भाई। प्रॉमिस बाय गॉड मैंने नहीं कहा। अच्छा भाई, अच्छा फिर रिसीव होगा, फिर एसिड होगा ना। ये जनाब, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल मैं तो सिर्फ इसलिए नाम लेके बताता हूँ कि जो ये गलती कर रहा हो वो समझ जाए। खुदा ना खास्ता मेरा मकसद किसी का नाम लेके उसको डीमोटिवेट करना नहीं है। तो बस काम की बात यह है, जिसने भी गलत कहा मैंने उसको बताया कि भाई, क्या बताया? कि आपके पास कैश आया नहीं है, बल्कि आपके पास प्रॉमिस आया है पैसे लेने का, और आपने अपना काम कर दिया है। इसका मतलब है आपने पैसे हलाल कर लिए, आपकी क्या हो गई? इनकम। तो इनकम बढ़ रही है आपकी या कम हो रही है? आप सबने बोला इनकम इंक्रीज हो रही है। और इनकम इंक्रीज हो तो इनकम के इंक्रीज होने से कैपिटल भी सो गए। इनकम के इंक्रीज होने से कैपिटल भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल के साथ इनकम का रिलेशन। ओके जी, वेलकम बैक। हम स्टार्ट करते हैं वहां से जहां हमने लेफ्ट किया, आखिरी पॉइंट कि कस्टमर से जब हमने सर्विसेज परफॉर्म कर दी तो हमारी इनकम बढ़ गई, और इनकम पॉजिटिव होती है कैपिटल के साथ। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन इनकम मींस इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ है हमारे पास? आयान कुछ कहना? सर अभी तो पैसे थोड़ी ना है, तो फिर वो इनकम कैसे बनेगी? सॉरी दोबारा बोलिए। अभी तक पैसे रिसीव थोड़ी ना हुए हैं, मतलब राइट आया है ना हमारे पास तो अभी तक। अच्छा एक बात बताइए, जब पैसे जाते नहीं है तो खर्चा हो जाता है क्या? हाँ। तो जब पैसे आए नहीं तो इनकम क्यों नहीं हो सकती भाई? अगर आपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दी, उसके घर जाके 1 महीना, तो बच्चा हलाल हो गया या नहीं? हाँ।
बच्चा भी हलाल, पैसे भी हलाल, क्या ख्याल है? जब आपने एक महीना बच्चे को जाके ट्यूशन पढ़ा दी तो बस अब आपके पास राइट आ गया पैसे लेने का। क्यों? राइट आता ही कब है? जब आप अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर चुके होते हैं, जब आप पैसे हलाल कर चुके होते हैं, तभी तो आपके पास पैसे मांगने का हक आता है। इसका मतलब है आप सर्विसेज दे चुके हैं, आपकी इनकम हो चुकी है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, तो पैसे लेने का आपके पास राइट है। समझ आई मेरी बात? अभी भी नहीं आई? मैं दोबारा समझा सकता हूँ, बेफिक्र होके बोलें। नहीं आ गई सर। पक्का? देखें, ये बात हमेशा याद रखें, ये बात हमेशा याद रखें कि पैसे आने और जाने से एक्सपेंस और इनकम का ताल्लुक नहीं है। एक्सपेंस का ताल्लुक है किस चीज से? बेनिफिट रिसीव होने से। बेनिफिट रिसीव हो गया, एक्सपेंस हो गया, आइदर पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। इसी तरह हमने किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ाई, पैसे ले लिए, तो क्या इनकम कहेंगे उसे? याद दिलाओ। किसी को हमने अभी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की और हमने पैसे ले लिए, तो वो पैसा क्या है? एक्सीलेंट था। प्रीपेड कहां से हो गया फातिमा? हमने पैसे लिए हैं भाई, हमने पैसे लिए हैं, दिए नहीं है भाई आयशा, हमने पैसे लिए हैं। अनअर्न्ड कहते हैं उसे। बेवकूफों, याद ही नहीं रखते, भूल जाते हो तुम सब लोग। अनअर्न्ड कहते हैं उसे। समझ में आई या नहीं? सिर्फ एडवांस ना बोलें, एडवांस दोनों डायरेक्शन में होता है। सिर्फ एडवांस का लफ्ज ना लिखें शुक्रिया के साथ जी। एडवांस दोनों डायरेक्शन में होता है, एडवांस लेते भी हैं, एडवांस देते भी हैं। तो बेहतर होगा आप अनअर्न्ड का वर्ड लिखें। हमने सर्विसेज नहीं दिए, पैसे ले लिए, तो वो अनअर्न्ड है। और अगर हम सर्विसेज दे चुके हैं लेकिन पैसे नहीं लिए, तो इसका मतलब है वो रिसीवेबल है, हम पर पैसे लेने का हक है। यस एग्जैक्टली। तारिक आजम ने कितनी प्यारी बात की, देखें। वो बोल रहे हैं सर हमने बिल इसीलिए तो बनाया है कि हमने सर्विसेज दे दी हैं, और जब हमने सर्विसेज दे दी हैं तो इसका मतलब है हमारे पास पैसे लेने का राइट भी आ गया, और अब हमने पैसे कमा भी लिए हैं, तभी तो हमारे पास राइट आया है। यस। अच्छा, क्या कह रहे हैं आगे? ये अगर ये सर्विस गुड्स होंगी तो डिक्रीज इन एसेट भी होगा। नहीं, अभी इस पे ना आए आप फिलहाल, अभी फिलहाल आप इसी पे रहें जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे पॉइंट आ जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ट्रांजैक्शन को, इंशाल्लाह। चलें, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर बिल्ड इन पॉइंट नंबर 4। उन कस्टमर को जिनको हमने क्या बना के भेजा था, बताओ जल्दी बोलो। बिल बना के भेजा था, उन्होंने हमें क्या भेज दिया? तो बताओ हमारे पास क्या आया? पैसे आ गए, कैश आ गया, कैश एसेट इंक्रीज हो गया, और हमारे पास से क्या गया? बोलो, हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से राइट गया, हक गया, रिसीवेबल का राइट चला गया। तो रिसीवेबल भी था हमारा, रिसीवेबल भी था हमारा एसेट। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। है ये पॉइंट कहीं? इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, ए पॉइंट है, नजर आ गया सबको? शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इनकर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऑन अकाउंट, एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया, लेकिन किस पे किया? ऑन अकाउंट। इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग तो करवा ली। आयान भाई आपके लिए स्पेशली ये जुमला कह रहा हूँ, सही है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये बात। हमने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, हमने टीवी चैनल पर अपना ऐड चलवा दिया, लेकिन पैसे नहीं दिए, तो क्या बोलूं? अभी खर्चा नहीं हुआ क्योंकि पैसे नहीं दिए। भाई हमारा टीवी पर ऐड चल गया, तो अब हम पर पैसे अदा करना हो गया, वाजिब, हमारा खर्चा हो गया है, सही है, और हमें ये पैसे पे करने हैं, लायबिलिटी है ये पैसा हमारी। तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ और लायबिलिटी में भी हुआ इजाफा। अब ये बताओ, एक्सपेंस तो यहाँ पे है नहीं, तो एक्सपेंस का इफेक्ट किस पे दिखाऊं? तो कैपिटल क्या होगा? एक्सपेंस के बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा क्या? एक्सपेंस के बढ़ने से कैपिटल डिक्रीज होगा। एक्सीलेंट। तो मैं कहूंगा डिक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ऐसा ही है, डिक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। एग्री? कौन सा पॉइंट है? सर ये उस सिचुएशन में होगा जब तक हमने पे नहीं किया है उनको एडवर्टाइजमेंट का। तो मेरा बेटा ऑन अकाउंट लिखा तो है, ये उस सिचुएशन हाँ, में नहीं, ये इसी में होगा। अगर और यहाँ जब लिखा पे कर देंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी और कैश जाएगा। और अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होते ही पे कर दिया जाए, यानी उसको लायबिलिटी बनने ही ना दिया जाए, हमने एडवर्टाइज चलवाया और हाथ के हाथ पैसे दे दिए, तो हम कहेंगे खर्चा हुआ और पैसे चले गए। लेकिन जब यहाँ तो लायबिलिटी और एसेट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे जब हम पे कर देंगे उनको। ये तो बात की बात कर रही हो ना फातिमा, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने अभी एडवर्टाइजिंग करवाई और हाथ के हाथ पैसे दे दिए, फिर लायबिलिटी नहीं होगी, फिर हमारा खर्चा बढ़ेगा और हमारे पास से कैश चला जाएगा।
जैसे हमने यहाँ कहा था मंथली रेंट में हमने रेंट दिया तो खर्चा भी हुआ और हमारे पास से कैश भी चला गया, ठीक है, फिर लायबिलिटी नहीं थी हमारी। लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजिंग हमारी लायबिलिटी क्यों बन गई? क्योंकि हमने एडवर्टाइजिंग का खर्चा क्रेडिट पे दिया था। एग्जैक्टली ऑन अकाउंट, हमने एडवर्टाइजिंग का खर्चा कर तो लिया लेकिन उधार पे किया। अब क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी जी। ओके। परचेज एडिशनल इक्विपमेंट फॉर कैश, एडिशनल खरीदो या कुछ भी खरीदो, है तो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारा एसेट और कैश भी हमारा एसेट। एक एसेट इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए, थैंक यू। लास्ट पॉइंट, रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर व्हेन सर्विस वाज परफॉर्म्ड। बड़े इत्मीनान से पढ़िए, कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से कैश लिया जब सर्विस दी। इसका मतलब है पैसे ले रहे हैं और सर्विस, पैसे ले रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। एक्सीलेंट अक्सा, बेहतरीन, फौरन फौरन, क्या बात है, चैंपियन बच्चे। पैसे दे रहे हैं और सर्विस, पैसे ले रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, हाथ के हाथ, यानी काम किया, बोला लाओ भाई पैसे दे दो, शाबाश। कस्टमर ने भी हाथ के हाथ पैसे दे दिए, हमने अपना काम कर दिया, पैसे कस्टमर ने पैसे दे दिए, तो हमारे पास आया कैश, कैश हमारा एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट, और पैसे मिलने से इनकम बढ़ी, और इनकम यहाँ पे है नहीं तो इनकम का इफेक्ट किस पे दिखा दिया? बी पॉइंट पर, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर इक्विटी। बताइए कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, अब एक बच्चे ने मुझे ईमेल भी की थी, मैंने वहां रिप्लाई नहीं किया शायद, और मैंने कहा कि भाई ये तो आप लोग खुद पढ़ें, मैं इसको फिर बताऊंगा बाद में। और उसने बड़े अदब से पूछा था, सर इसमें ये पॉइंट नंबर जी क्यों लिखा हुआ है? और उसने ये भी कहा था, सर ये पॉसिबल है ये प्रैक्टिकल लाइफ में? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मजे की बात है, आप ये बताइए यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आए? ए, बी, सी, डी, ई नहीं आया और जी नहीं आया, ये 2 पॉइंट नहीं आए। तो अब अगर ये 2 पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर पॉइंट को आपने लिंक करना है और आपने तुक्का लगाना है, इस ए को चलो 1 से कर देता हूँ, अब ये वाला रह गया इसको 3 से कर देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। या आपको हमने बेसिकली डिस्ट्रैक्टर दिए हैं, डिस्ट्रैक्टर का मतलब ही यही है कि आपको ये पॉइंट कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाए, इसका मतलब है। हाँ, तो इससे कोई मसला नहीं है अक्सा, कुछ यूज नहीं हुआ और कुछ दोबारा यूज हुआ, इससे क्या प्रॉब्लम है? तो भाई हमारा ये वाला क्राइटेरिया किसी ट्रांजेक्शन पे पूरा नहीं हो रहा तो हमने इसे लेफ्ट कर दिया, हमने इसको किसी के साथ रेफर नहीं किया। इसी तरह इंक्रीज इन ओनर इक्विटी एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज भी कहीं रेफर नहीं हो रहा तो हमने इसको भी कहीं रेफर नहीं किया। हमने कहा कोई क्राइटेरिया इसके ऊपर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन याद रहे ये सारी बातें पॉसिबल हैं और अभी मैं इनको फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, टाइम हमारे ऑलरेडी बहुत कम है और हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और तेजी से हम आगे बढ़ें और फर्दर डिस्कस करें चीजों को। ओके, इजाजत है? इसमें से कुछ पूछना तो नहीं है आप? ओके, बाकी लोग भी बता दीजिए प्लीज जरा जल्दी से, कुछ पूछना तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है। ओके प्यारे बच्चों, अगर कोई मसला कश्मीर नहीं है तो फिर फाइनली अब सुने हम किस तरफ जा रहे हैं। ऑल क्लियर, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं जनाबे अली, एक लाइन ये समझाता हूँ, इसके बाद आप लोगों ने ईद के हॉलीडेज में काम देते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन यह है कि आप इसको थोड़ा बहुत अगर हाफ एन आवर भी बैठ के देख लें आज और कल में तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, सिर्फ आज और कल। फिर मैं चाह रहा हूँ कल मैं आपको काम ना दूं ताकि आप अपनी ईद के हॉलीडेज बड़े अच्छे से गुजार लें, क्योंकि मंडे से ही रिज्यूम हो जाएगा और अभी तक नोटिफिकेशन कॉलेज का आप लोगों को मिला है या नहीं मिला मुझे पता नहीं है। आपको कोई मैसेज आ गया हॉलीडेज से रिलेटेड? चलें आ जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा, परेशान नहीं हो। तो फिलहाल मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, SLO है आप सबके पास? मैंने आपको पेडलेट वॉल पे भी डाला हुआ है, देखा था ना आपने? अच्छा, आपके टीचर ने बता दिया है? मिस नाज़रीन ने आपको बता दिया? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है मंडे को हम रिज्यूम करेंगे ना? अच्छा, तो अब ये बताएं मुझे, अच्छा ओके थैंक यू, मुझे आपने करना यह है कि आपके पास ये SLO की कॉपी मौजूद है। आपने करना यह है सब बच्चों ने कि आप इसमें 1.1 से चीजों को देखना शुरू करें, ठीक है। मैं आपको खुद ही बता देता हूं ये पॉइंट बाकी है, ठीक है। बाकी सारे चेक करें, कौन सा नंबर रह गया वो आपने मार्क करना है अपने पास। इसी तरह ये सारे चेक करें, ये सारे चेक करें, कौन सा नंबर रह गया मार्क करें।
जो मैंने नहीं पढ़ाया क्लास में, ये सब चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नाम पढ़ा चुका हूं, एक एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो नहीं पढ़ाया उसे मार्क कर लेना, जो भी नाम तुम्हें लगे सर ने ये वाला तो बताया नहीं, शक भी हो तो मार्क कर लेना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा या फिर मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, जरा बताओ अगर मैंने ये पढ़ाया है। डिफरेंशिएट, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंशिएट करवाया। करंट एंड नॉन करंट में फर्क क्या होता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। अकाउंट रिसीवेबल नोट रिसीवेबल में क्या फर्क होता है आप जानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस टू सप्लायर में क्या फर्क है, प्रीपेड और अनअर्न्ड क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बताया अल्हम्दुलिल्लाह। आओ इसी तरह डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनकम, सेल रेवेन्यू, सर्विस इनकम, ये भी बताई है। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में सेल होती है मेजर सोर्स ऑफ इनकम, और सर्विस बिजनेस में सर्विस इनकम, ट्यूशन फी इनकम, इसी तरह कंसल्टेशन फी इनकम, सर्विस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ सर्विस बिजनेस इनकम। एग्रीड, पढ़ाया ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ना हो ना कि आपको याद ना है, तो मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ। डिस्क्राइब काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ फिलहाल, जो टाइम है हमारे पास, 2 लाइनें इसके ऊपर कह रहा हूँ, गौर से सुने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यकीन करें मैं इग्नोर कर दूंगा इस बात को। मैं पहले से इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप फोकस नहीं होंगे तो मैं भी फिर आपको मजीद नहीं बताऊंगा, मैं इसको इग्नोर करूंगा। रीजन, क्योंकि ये पॉइंट हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है SLO 5 में। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको इसको इग्नोर करने को कह रहा हूँ, अगर इग्नोर ही करना होता तो फिर मैं ये पढ़ाऊं क्यों। मैं कहता ठीक है SLO 5 में पढ़ लेंगे। भाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके पास जब मंथली बाय मंथली टेस्ट होंगे, आपके एनुअल अपना मिड टर्म एग्जाम होंगे, तो उसमें ये पॉइंट आ सकता है, उसमें पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो आप अभी समझ लीजिएगा इसे, 1 लाइन स्टेटमेंट दोनों के बारे में दूंगा, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एक पॉइंट समझाता हूँ, बड़े इत्मीनान से गौर से सुने। बेसिकली व्हाट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट रिलेटेड टू एसेट, पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट रिलेटेड टू एसेट। अब एसेट से रिलेटेड जो पेमेंट होती है वो 2 तरह की होती है, गौर से सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना, आप मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं जी। एसेट से रिलेटेड पेमेंट 2 तरह की होती है, एक वो जो एसेट को खरीदने से रिलेटेड हो, क्या कहा फातिमा, एक वो जो एसेट को खरीदने से रिलेटेड हो, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं उसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, खरीदने से रिलेटेड, सही है। अच्छा, और एक होती है उसको यूज करते हुए उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, जैसे उसे रिपेयर करवाना, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करवाना, सही है, उनको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू की टर्म किस सेंस में इस्तेमाल हो रही है, रिलेटेड टू एसेट्स, राइट। हम एक्सपेंडिचर की टर्म किसके लिए इस्तेमाल करेंगे पहले ये बताओ। वी आर यूजिंग एक्सपेंडिचर टर्म फॉर एसेट, और एसेट के लिहाज से किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर एसेट को खरीदा या एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई खर्चा किया। क्या कहा मैंने, जुमला में चेंज दोबारा कह रहा हूं, एसेट को खरीदा या एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, किस में लाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। जैसे आपने एसी तो खरीद लिया, क्या खरीद लिया, स्प्लिट तो खरीद लिया, चिलर तो खरीद लिया, तो क्या खरीद के लाके अपना ऑफिस में रखेंगे और बस ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी, है ना, मजाक की बात। आ रही है ठंडी हवा आपको, नहीं आ सकती भाई, उसे इंस्टॉल करवाना पड़ता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को, किसी इलेक्ट्रिकल, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा भाई इसे फिट कर दो, वो फिट करेगा, फिट करना फ्री में करके चला जाएगा, बोलेगा ओ हो आपने नया एसी खरीदा मुबारक हो, मैं फिट कर देता हूँ एसी, चला अच्छा ठंडी हवा लगेगी, आधा घंटा मैं भी खा के चला जाऊंगा, नहीं ना, वो पैसे लेगा। तो वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उस एसी को, उस चिलर को, उस प्लांट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए फर्दर खर्चा करना पड़ेगा, वरना वो हमें बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। इट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस व्हिच गिव बेनिफिट टू अस मोर देन 1 ईयर। क्या कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस व्हिच गिव अस बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, वेरी सिंपल। आगे बढ़ूं, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव बेनिफिट विद इन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट देते हैं इमीडिएटली, फौरन दे देते हैं या फिर 1 साल के अरसे के अंदर दे देते हैं। मसलन जैसे कि रिपेयर करवाते हो फौरन बेनिफिट मिल जाता है, मेंटेनेंस करवाते हो फौरन बेनिफिट मिल जाता है, बाइक में ऑयल चेंज करवाते हो फौरन बेनिफिट मिलता है। समझ आ रही है, गाड़ी फिर नॉर्मल चलती रहती है, वरना उसका इंजन सीज हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर उसमें लंबा काम हो जाएगा।
आई होप आपने मेरी बात सुनी है और समझी है। बस इतना ही समझना था, इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाना है, हमने इसमें डिटेल में नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग इक्वेशन हम एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन हम डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई कर चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं मैं एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड भी एक इक्वेशन पढ़ाऊं तो मैं कल आपको पढ़ा देता हूँ। सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी नहीं, पार्ट जब ब्रोकन हो जाएगा इंस्टॉलेशन के दरमियान तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सही है। और ये हम पढ़ेंगे SLO 5 में। तुम चैंपियन मत बनो अभी, या तो तुम खामोश बैठे हुए थे, इतनी देर से बोलने रहे थे, और अब तुम ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर आ रहे हो जो SLO 5 में डिस्कस होंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा तुम्हारा मैसेज बेटे, मैं भी तुमसे नाराज हूँ। हाँ, नहीं पढ़ रहा मैं तुम्हारा मैसेज। जब अपनी बारी आई तो फौरन शुरू हो गए चैंपियन बन के हैं। जब हम बोल रहे थे पार्टिसिपेट करो तो खामोश बैठे हुए थे। सर आप नोट्स देंगे थ्योरी के? बेटा नोट्स थ्योरी के आप जो चाहिए आप मुझे बताएं, साथ साथ मैं तो मेरे तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं भाई, तो आपको नोट्स की जरूरत क्या है? आप लेक्चर देखें और नोट बनाएं उससे खुद। और आप थ्योरेटिकल सवाल पेपर में आएगा तो अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का थ्योरेटिकल होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। जरा पास्ट पेपर्स उठा के देख लीजिए, मॉडल पेपर जाके देखिए पैडलेट वॉल पे। पैडलेट वॉल पे गई हैं आप कभी जिंदगी में मेरी? आपको वहां मॉडल पेपर मिला, देखा आपने कैसा होता है? अच्छा गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां जाके अपना कुछ शेयर करें, अगर कोई चीज हो वहीं पे पूछे, मैं वहीं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। डिफिकल्ट है बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है अमन, तुम्हें लग रहा है। चलो अच्छा आप सुनो, 1.3.1 इंशाल्लाह मैं आज शुरू करने का इरादा रखता था, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। अभी कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोलेंगे सर टाइम ओवर, क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो ऐसे लोगों को मेरी तरफ से मैं फी अमानिल्लाह कहूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले इस यूनिट की भी अटेंडेंस मार्क होगी, क्योंकि कुछ बच्चे गायब हो चुके हैं, तो अटेंडेंस मार्क करें और ग्रुप पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा जरा प्लीज। अभी नहीं महाम तुम साथ हो ना बेटे, ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर महाम आप साथ हैं, वेरी गुड। जरा ग्रुप पे एक मैसेज अभी नहीं डालना, क्लास खत्म होने के बाद डालना, अच्छा सा प्यारा सा लिखना, दूसरी यूनिट में भी सर ने अटेंडेंस ली थी और बोला था दूसरे यूनिट की अटेंडेंस कंसीडर होगी, आज पहले की कंसीडर नहीं होगी, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मोइज साहब मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। Abdul Moiz, are you there? Abdul Moiz Sahab, mark your attendance now. Thank you so much. Abiha, Abir, Eman, all are requested to mark your attendance now. All of you are requested to mark your attendance now. जो रह गया वो रह गया, मुझे नहीं पता। ओके सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है, वेरी गुड। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा बस ये आखिरी बात सुन लें, अब आप जाएं। इसके बाद 1.3.1 इंशाल्लाह हम कल से पढ़ेंगे। आज पढ़ना था लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा, अब टाइम हो चुका है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और इसके अलावा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये और ये आखिरी 2 पॉइंट रह गए, ये मैंने पढ़ाने, यानी 1.3.1 1.3 बाकी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले तमाम पॉइंट हमने बहुत देर में पढ़े, लेकिन बहुत इत्मीनान से अच्छे से पढ़ लिए। ये खत्म हो जाएगा, फिर 2 शुरू होगा, SLO यानी चैप्टर 2। शुक्रिया करीम साहब, अल्लाह हाफिज। आप जा सकते हैं बिल्कुल सर, आपने अल्लाह हाफिज बोल दिया तो अब आप चले जाएं बिल्कुल। करीम साहब चले जाइए, अल्लाह हाफिज। चलें, करीम साहब चले गए, और बाकी सब लोगों को भी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज कह देता हूँ। फी अमान।